सबका अधिकार में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अंश। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमारे शो के बारे में बता देते हैं, जहां पे आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब देखिए क्यूआर कोड रहेगा आपके स्क्रीन पे, तो वहाँ पे देखेंगे तो आप वहाँ पे हम व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके जो क्वेरीज़ रहेंगे वो हमारे गेस्ट जो हैं उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन एक चीज़ बता दो, जब आप व्हाट्सएप करते हैं या हमारी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपके जो एग्जैक्ट शेयर का नाम, कितने क्वांटिटीज़ में आपकी खरीदारी हुई है और उसके क्या रेट्स हुए हैं, और पॉसिबल रहा तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म बेसिस पे रखना चाहते हैं, उस बेसिस पे आप अपने मैसेजेस हमें दें। तो ये तो हमारी जो है शो की जो है पूरी फॉर्मेट है, जो अगले आधा घंटा हम इस पे फोकस करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने हीरो मोटो के सीईओ निरंजन गुप्ता के साथ खास बातचीत की है। आगे गाड़ियाँ की डिमांड कैसे रहेगी और आगे योजनाओं सहित कई अहम बातों पर खास चर्चा की है। आइए पूरी बातचीत सुनते हैं। साल की शुरुआत में हम एक बड़ी कंपनी से बात कर रहे हैं। टू व्हीलर स्पेस की दिग्गज कंपनी भारत की हीरो मोटोकॉर्प और इसके सीईओ मिस्टर निरंजन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया निरंजन बातचीत के लिए सबसे पहले। और हम शुरू करते हैं आपसे ये बात करना कि 2024 में कैसा रहा साल, 2025 में कैसा रहने वाला है, चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है? 2024 मैं कहूँगा हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट हाफ ईयर है, अप्रैल से सितंबर के जो रिजल्ट्स आए हमारे, हमने अपना हिस्टोरिकली हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट डिक्लेयर किया। कई सेगमेंट्स में हमारे मार्केट शेयर इंप्रूव होना शुरू हो गए हैं। 125 सीसी में इंप्रूव हुए हमारे शेयर्स, एंट्री में इंप्रूव हुए। इनफैक्ट जो थर्ड क्वार्टर है, अक्टूबर टू दिसंबर, जिसके सेल्स नंबर हमने मार्केट को अनाउंस कर दिए थे, उसमें हमारे पूरे मोटरसाइकिल में 100 बेसिस पॉइंट का मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट है, Q3 ओवर Q3। ग्लोबल बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट है। प्रीमियम पोर्टफोलियो पे काफ़ी काम हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा साल रहा हमारे लिए 2024। और प्रीमियम जर्नी आपकी शुरू हुई थी कुछ साल पहले, अभी प्रीमियम जर्नी कहाँ पे है? हार्ले डेविडसन आपका पार्टनर है और आपने पहले ही घोषणा कर दी है कि आपका हार्ले डेविडसन से पार्टनरशिप और बढ़ेगा। तो प्रीमियम जर्नी पे क्या प्लान है आपके? हमारी जो प्रीमियम जर्नी है वो हमारी 5P पे बेस्ड है। एंड 5P हमारा है, एक तो पीपल कैपेबिलिटी, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट, कि हमारे सारे प्रोडक्ट में फर्स्ट इन क्लास बेस्ट इन क्लास फीचर होने चाहिए। पोर्टफोलियो, जो हमारा बहुत बड़ा काम था कि हमें पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, क्योंकि प्रीमियम हमारा पोर्टफोलियो नहीं था। और आपने देखा कि अब हमारे पास 5 ब्रांड हैं, एक्सट्रीम, एक्सपल्स, करिश्मा, मैवरिक और हार्ले डेविडसन X440। तो उस पर काफ़ी काम हुआ है। और उसके बाद हमने बोला प्लेस, क्योंकि हमने बोला कि स्टोर हमें नए चाहिए प्रीमियम के लिए। तो प्रीमियम स्टोर्स पे हमने काफ़ी काम किया। 60 हमने किया है। इस जून तक हम 100 क्रॉस करने की सोच रहे हैं और उसके बाद और ज़्यादा। और पीपल कैपेबिलिटी, सेलिंग, एक प्रीमियम की एक अलग तरीका होता है, तो वो हम डिजिटल और AI से इनेबल कर रहे हैं। तो ये सब में काफ़ी काम हो रहा है और आप भारत मोबिलिटी में और भी लॉन्चेस देखेंगे प्रीमियम में। तो हमारा एक तरह से पोर्टफोलियो जो है अब एक तरह से ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्टफोलियो हो जाएगा प्रीमियम का। हार्ले डेविडसन के साथ पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत अच्छी रही और अच्छी चल रही है, क्योंकि उसके साथ हार्ले डेविडसन पावर ब्रांड है और उसके अलायंस से हमें प्रीमियम पे इमेज में भी रब ऑफ इम्पैक्ट मिलता है। और अभी रिसेंटली हमने अनाउंस किया है कि दोनों कंपनियां इस पार्टनरशिप से बहुत खुश हैं और हमने अनाउंस किया है कि दोनों कंपनियां काम करेंगी इस स्कोप को और एक्सपैंड करने के लिए। और लास्ट 2 क्वेश्चंस अगर आपसे पूछें हम, तो ग्लोबल ऑपरेशंस पे क्या आपका व्यू है, अभी तक क्या हो रहा है वहां पे? और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बिजनेस आपका, उसका क्या लॉन्ग टर्म व्यू है एंड मीडियम टर्म व्यू है? जी हाँ, तो ग्लोबल बिजनेस में भी अगर आप देखें तो पिछले 9 महीने में, अप्रैल से दिसंबर की अगर मैं सेल्स की बात करूं, हमारा 40% ग्रोथ हुआ है। हमने मार्केट शेयर गेन किया है। कोलंबिया में अच्छी रिकवरी हुई है। बांग्लादेश ऑपरेशन वापस आ गए हैं। नेपाल में हमने डिस्ट्रीब्यूटर चेंज किया, वो भी हमारे लिए अच्छा हो रहा है। ब्राजील में हमने अनाउंस किया है ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे हम। साउथ ईस्ट एशिया में भी हमने अनाउंस किया है। फिलीपींस में हमने जस्ट स्टार्ट कर दिया है, बाकी कंट्रियों में भी करेंगे। तो मैं कहूँगा कि ग्लोबल बिजनेस में भी हमारे ग्रोथ प्लान्स काफ़ी स्ट्रांग हैं और अभी जो हम एक्शन ले रहे हैं उनके कुछ रिजल्ट तो आने भी शुरू हो गए। जहाँ तक EV का सवाल है, EV में भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। फेस्टिव में हमने 10,000 बेचा था 1 महीने के अंदर और अभी हमारा मार्केट शेयर EV में 5% है। मगर आप देखें EV में हम पैन इंडिया नहीं हैं, तो जिस सिटीज़ में हैं, जैसे हम करीब 200 सिटीज़ में हैं,
कुछ कुछ सिटीज में हमारा, काफी सिटीज में एक्चुअली हमारा 10% मार्केट शेयर क्रॉस कर गया है और कई सिटीज में, शहरों में तो हमारा 20% मार्केट शेयर क्रॉस कर गया है। और पोर्टफोलियो पे भी काफी काम हुआ है। पहले हम खाली हाई प्राइस प्रोडक्ट लेके आए थे वीडा का, अब हमने उसको अफोर्डेबल करने के लिए एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, आपने देखा होगा, जो बिलो 1 लाख के सेगमेंट में है। और पोर्टफोलियो पे और भी एक नई रेंज आएगी प्रोडक्ट की, वो हमारे अगले क्वार्टर में आएगी, अप्रैल से जून क्वार्टर में। तो एक तरफ से आप देखें तो पोर्टफोलियो पे काफी काम हुआ है। चार्जिंग स्टेशंस काफी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेल्स और मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि ईवी पे भी काफी अच्छा प्रोग्रेस है और अगला 2025 मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा साल होगा हमारे लिए, क्योंकि जो सारे प्लेटफॉर्म, जो भी फाउंडेशन है, वो सारी की सारी काफी अच्छी बिल्ड हो गई है। बिल्कुल, मैनेजमेंट हीरो मोटोकॉर्प के कहते हुए कि लॉन्चेस में जो है बुलिश नज़रिया रहेगा। हालांकि अभी भी रूरल रिकवरी जो है पूरी तरह प्ले आउट नहीं हुआ है। लेकिन अब जो है हम अपने गेस्ट के साथ जुड़ते हैं, एंजल वेल्थ की स्नेहा स्नेट। नमस्कार स्नेहा। नमस्ते स्नेहा, अभी हीरो मोटोकॉर्प की जो है चर्चा चल रही है, आज दिन के ट्रेड में थोड़ी सेलिंग आई है और जो 4050 4150 के लेवल्स है, पिछले 8-9 सेशंस में जो है इस स्टॉक में मूवमेंट हो रही है। अभी भी मिक्स ट्रेंड्स ही देखने मिल रहे हैं अगर फंडामेंटली देखें तो करंट लेवल्स पे जो है हीरो मोटोकॉर्प कैसा लगता है? इसमें स्टॉप लॉस लगाने की गुंजाइश है शॉर्ट टर्म में, कि यहाँ पे और मोमेंटम लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखने मिल सकता है? स्नेहा, अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक काफी अच्छा करेक्ट। अगर आप देखें उसके वीकली चार्ट पर भी जो 89 EMA का सपोर्ट ले रहा था ये काउंटर, वो भी उसने ब्रीच किया और कंटिन्यूसली उसके नीचे ही ट्रेड करा और कोई बाइंग इंटरेस्ट एज सच देखने को नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये और प्रेशर में रह सकता है। फॉर समवन हु इज होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, आई बिलीव 3600-700 जोन वो एक सपोर्ट जोन रहेगा और अगर उसके नीचे जाता है तो थोड़ा सा पेन ज्यादा हो जाएगा। बट आई थिंक ये लेवल्स जो है वो अच्छे एंट्री लेवल्स रहेंगे अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग लेना है। तो 3600-700 ये जोन में अगर ये काउंटर आता है हीरो मोटो को, तो वहां पे फ्रेश लॉन्ग लिया जा सकता है। अभी के लिए फ्रेश लॉन्ग के लिए तो अवॉइड करना है। किसी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है तो ये जो आपको लेवल्स बताए उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे खरीदने की सलाह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो 3600 के आसपास थोड़ा एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए सर, मैंने आरसीएफ के 6 मंथ पहले 216 रुपए पे 323 क्वांटिटी लिए शेयर, एक 1 ईयर के लिए होल्ड किए जी, बता सकते हैं कि आप? ठीक है। स्नेहा जी, ज़रा आरसीएफ देखिए, 222 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखिए तो स्टॉक करीबन 25% नीचे गिर चुका है। हालांकि जो मंडे को थोड़ा एक लो बना था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो मंडे का हाई था उसके आसपास थोड़ा घूमता हुआ नजर आ रहा है, उसे पार करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या राय बन रही है आपकी? यहाँ पे अंश अगर आप देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिखा है हमें रिसेंटली। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है करके कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर ही ये काउंटर थोड़ा सा वहां से रिकवर किया है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग। तो मेरा मानना है किसी के लॉन्ग्स है और फॉर अ टाइम होराइजन ऑफ जो 1 ईयर है, आई बिलीव 148 से लेके 150-54 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, कपल ऑफ सपोर्ट्स है। तो आई बिलीव उसको जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है तो होल्ड किया जा सकता है। ऑन अ इमीडिएट बेसिस अगर आप देखेंगे तो 155 का एक स्टॉप लॉस लगाने, अपसाइड में अगर मूव आता है और स्टॉक अपसाइड जाकर हमें दिखता है करके कि 173 से 174 लेवल्स दिखता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज रहेगा। और उसके अगर ऊपर जाकर काउंटर अगर 185 से लेके 184 ये लेवल्स क्रॉस कर देता है तो ओवरऑल जो पेन है ना इस काउंटर का वो निकल जाएगा। तो ये लेवल्स वॉच करें, अभी के लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। पहला लेवल टू वॉच आउट एज आई सेड 174 का रहे। बिल्कुल, आरसीएफ में होल्ड की राय स्नेहा से। और अब चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी नमस्ते। नमस्ते सर। हिमांशु जी अपना स्टॉक बताइए। सर मेरे पास लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, जिसकी एवरेज 280 के भाव पर है और मेरे पास 800 शेयर है। अभी क्या करना चाहिए हमें?
जी ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक हमारे स्टॉक कवरेज में है नहीं, लेकिन आपने शामिल भी बोला था 600 क्वांटिटी का हाँ जी 110 रुपए पे। मदरसन, हाँ जी 600 जी बिल्कुल। तो आपकी जो व्यू पॉइंट है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग जी टर्म बिल्कुल। फॉर शेयर्स। तो स्नेहा, शामिल जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे और हिमांशु की खरीदारी जो है 110 रुपये प्रति शेयर पे है, यानी कि अभी जो है ऑफ कोर्स प्रॉफिट पे हैं, और देखा जाए भाव पे तो एक अच्छी प्रॉफिट पे आई है, ऑलमोस्ट तो आप कह सकते हैं 20-25% की प्रॉफिट देखने मिल रही है। तो इस करंट लेवल से जो है लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे, स्नेहा? आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है अराउंड 140 के आसपास, तो 140 को जब तक रिस्पेक्ट कर रहा है तो होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में अगर किसी के भी लॉन्ग्स है तो 140 142 का एक स्टॉप लॉस लगा ले और होल्ड करें। अपसाइड में 157 ये लेवल्स पॉसिबल है, 157 से 158 की। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दे दिए गए हैं शामिल पर। इसी के साथ अभी रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि HDFC लाइफ में 10% का एक अपमूव नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रिगर्स जानना चाहें तो हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए, स्टॉक में काफी तेजी हो रही है, क्या है इसके मेन ट्रिगर्स? जी हाँ, तो अगर हम बात करें HDFC लाइफ और थर्ड क्वार्टर के नंबर्स की, तो स्पेसिफिकली नंबर्स जो थे कहीं पे मिक्स्ड बैग हमें देखने को मिला था। कहीं पे अगर APE ग्रोथ और VNB ग्रोथ की बात करें तो एक एस्टिमेट से थोड़े नीचे के नंबर्स जो है इस क्वार्टर में देखने को मिले, बट सबसे बड़ा हाईलाइट जो था वो VNB मार्जिन्स रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर्स कैसे थे। अगर हम बात करें APE तो वहाँ पे 12% की ग्रोथ देखने को मिली, और अगर हम बात करें VNB एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वहाँ पे एक 9% की ग्रोथ देखने को मिली। APE में जो स्लो डाउन हुआ इसकी वजह से VNB में भी हमें स्लो डाउन देखने को मिला, बट इसके अलावा अगर हम बात करें VNB मार्जिन्स जो कि 25% पे थे वो बढ़कर अभी 26.2% हो चुके थे। एक बड़ा अपबीट जो है इस VNB मार्जिन्स में देखने को मिला। इसमें मैनेजमेंट का कहना ये था कि कहीं पे जो इम्पैक्ट था सरेंडर वैल्यूज का वो सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट का देखने को मिला था, जो कि लगभग ब्रोकरेजेस का मानना था कि 100 बेसिस पॉइंट तक देखने को मिल सकता है। और इसकी वजह से ये जो अपटिक आया है इसकी वजह से HDFC लाइफ में एक अच्छी तेजी आज के दिन में देखने को मिली। इसके अलावा मैनेजमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव कमेंट्री भी हमें देखने को मिली। उनका मानना यह है कि जो APE ग्रोथ है वो 15% से भी ज़्यादा रह सकता है। एक हाई टीन्स में APE ग्रोथ जो है वो FY25 के लिए देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए ब्रोकरेजेस का मानना यह भी हो रहा है कि कहीं पे जो VNB मार्जिन्स का ग्रोथ गाइडेंस दिया था उन्होंने, जो VNB ग्रोथ गाइडेंस जो 17% से ज़्यादा है वो अचीव हो सकता है। उसका एक ये भी मतलब होता है कि फोर्थ क्वार्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे एक अच्छी पिकअप जो है स्पीड में वो देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की तरफ से तो उनकी तरफ से कहीं पे कुछ ज़्यादा बड़े अपग्रेड्स नहीं देखने को मिले, बट एक अच्छा टोन जो है देखने को मिला था। सबसे पहले बात करते हैं मैक्वारी का। उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 570 रुपये का दिया था। उनका मानना यह है कि कहीं पे VNB मार्जिन 17% का, VNB ग्रोथ जो है 17% की वो देखने को मिल सकती है। मार्जिन्स में भी ऐसे ही जो रिटेंशन है वो देखने को मिल सकता है। और आगे जाके मैनेजमेंट की तरफ से बैंक इंश्योरेंस पे भी कुछ कमेंट्री नहीं आई है, और इसके वजह से जो एक बड़ा एक रिस्क फैक्टर था बैंक इंश्योरेंस में, कहीं पे जो रेगुलेटरी चेंजेस हो सकती है तो वहाँ पे भी एक रिस्क फैक्टर फिलहाल के लिए जो है वो टल चुका है। इसके अलावा जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 750 रुपये का दिया है। इन्वेस्टेक ने भी ये जो अपना टारगेट प्राइस है वो 850 रुपये का दिया है बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए। उन दोनों का मानना यह है कि कहीं पे मार्जिन में एक अच्छा पॉजिटिव जो है देखने को मिला था। जेफरीज की तरफ से उनका मानना यह है कि 13 मंथ परसिस्टेंस में एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, बट इसी के चलते हुए इन्वेस्टेक की अगर बात सुने तो उनका मानना यह है कि आगे जाके VNB मार्जिन ग्रोथ पे कितना फोकस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी के साथ साथ नुवामा ने कहीं पे टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 850 रुपीज़ का किया है। उनका भी मानना यह है कि कहीं पे जो रिजल्ट में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली वो एक पॉजिटिव ट्रिगर के रूप में काम कर रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की भी तो आज के दिन में कुछ ऐसे भी लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स है जहाँ पे गेन देखने को मिला इस रिजल्ट के बाद। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो VNB मार्जिन्स में जो अपटिक है इसकी वजह से एक अच्छा गेन HDFC लाइफ में देखने को मिल रहा है। आगे जाके ये गेन सस्टेन होता है कि नहीं वो देखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ठीक है, VNB मार्जिन के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है HDFC लाइफ को। शुक्रिया गौरव इस तमाम सारे ब्रोकरेजेस को कंसोलिडेट करके यहाँ पे व्यू बताने के लिए। लेकिन स्नेहा जी, ज़रा आप देखिए इसका चार्ट। ब्रोकरेजेस हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ ब्रोकरेजेस ने तो 850 का भी टारगेट दिया है, जो कि यहाँ से कम कुछ 25-30% ऊपर का है। तो अब बताइए टेक्निकली यहाँ पे क्या राय बन रही है, क्योंकि काफ़ी समय से हम देख रहे हैं इस साल के हाई से देखें तो 20% कुछ गिर चुका था, उसके बाद आज थोड़ा अच्छा 10% का अपमूव आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब इतना बड़ा अपमूव आता है तो थोड़ा कंसोलिडेट तो करता ही है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू बता दीजिए टेक्निकली क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप काउंटर देखें तो यस आज के लाइक मूव काफी अच्छी है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि ये
मूव अभी सेकेंड हाफ में कंसिस्टेंटली इधर से ऊपर ही जाता है या एटलीस्ट इधर ही क्लोजिंग जाता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। सेकेंड हाफ में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो दैट वोंट बी अ वेरी गुड इंडिकेशन। अभी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही अगर आप देखें तो 89 EMA के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, विच नॉर्मली अगर आप देखें तो इसके ऊपर जाता है तो दैट विल बी अ गुड थिंग, बट यहाँ पे क्लोजिंग विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप देखें ऑप्शन सेगमेंट में हम देख रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। अगर आप देखें तो 660 की जो कॉल है वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, आज का हाई भी 660 के आसपास ही है और वहां पे काफी राइटिंग है, तो वो चीज देख के लग रहा है करके कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। किसी के अगर लॉन्ग्स है और वो अभी प्रॉफिट में है वो एग्जिट कर ले, बट अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा डिप के लिए वेट करें और फिर बाद में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे वेट एंड वॉच की सलाह आती हुई HDFC लाइफ पर स्नेहा जी के तरफ से। सवाल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कई सवाल आ रहे हैं। स्नेहा जी, वेंकटेश का सवाल है टाटा स्टील पर। शॉर्ट टर्म टारगेट ये जानना चाहते हैं, हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी का रेट नहीं बताया, तो शायद ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि गिरावट कंटिन्यूसली इसमें होती जा रही है, तो क्या कहीं पे थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी बाउंस नज़र आ रहा है या नहीं। तो ज़रा इसका चार्ट देखिए और बताइए यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो फ्राइडे को जहाँ पे क्लोज हुआ था 127 128 के बीच में 2-3 सेशन से उसके ही आसपास थोड़ा घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए यहाँ से कुछ मूव दिख रहा है आपको? अंश, अगर आपने जैसे बताया करके कि एक करेक्शन आया उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा है फिलहाल के लिए, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है करके कि यहाँ पे अगर आप वीकली चार्ट देखें तो प्रिसाइसली जो 200 सिंपल मूविंग के एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 126 के आसपास ये मूविंग एवरेज है और वहां से एक लोअर लेवल से थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा है। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग बाउंड एक्सटेंड होता है तो पॉसिबिलिटी करके कि ये स्टॉक फिर से एक 134 से लेके 137 138 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो अगर किसी के लॉन्ग्स हैं और उन्होंने होल्ड किया है तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने अराउंड 126 का और होल्ड करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 122 का लगाना है और होल्ड करना है। पहला टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया दैट विल बी अराउंड 134 के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। अगर अप मूव एक्सटेंड होता है और हम देखते हैं कि 140 142 के भी लेवल्स क्रॉस होते हैं, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अकॉर्डिंगली आप अपना देखिए करके कि पहले तो रिव्यू करें 134 के जोन के आसपास। अगर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 140 के टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए हैं टाटा स्टील पे स्नेहा जी के तरफ से। तो चलिए, समय सीमा होने के कारण इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। स्नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर और स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। लेकिन जाने से पहले ज़रा आप अपना डिस्क्लेमर बता दीजिए। अंश, जो भी काउंटर्स हमने डिस्कस किए ये सारे काउंटर्स जो भी है मेरे पास तो नहीं है, मेरे अकाउंट में नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट्स को हमने सजेस्ट किए होंगे तो उनके पास हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा। ठीक है, चलिए फिलहाल मुझे और शरद को दीजिए इजाज़त, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार पर। आप देखते रहिए ईटीना स्वदेश।